इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उसमें से टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप फंड अगले 150 कंपनीज में। तो आप सोच सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। इसमें लगभग 4,000 से भी ज्यादा कंपनीज आती हैं। इसमें से अगर आप माइक्रो कैप जो कि 500 करोड़ से कम की कंपनीज हैं उनको अगर हटा भी दें, फिर भी इसमें लगभग 1500 से भी ज्यादा कंपनीज आ जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से करेक्ट कंपनीज चुनना काफी डिफिकल्ट जॉब है। यही रीजन है कि 88% ऑफ द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 10 साल की ड्यूरेशन में स्मॉल कैप इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। बट एट द सेम टाइम स्मॉल कैप स्पेस ही ऐसा स्पेस है जहां पर 20% से ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो कि आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ और इवेंचुअली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी को एक्सेलरेट कर सकता है। सो एक तरफ ये सवाल होता है कि राइट म्यूचुअल फंड कैसे चुने, एट द सेम टाइम इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों को कवर करना चाहूंगा, जिसमें मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि एक सही स्मॉल कैप फंड कैसे चुनते हैं। फिर मैं अपनी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये थोड़ा लंबा वीडियो है, बट अगर आप इसे एंड तक देखेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो जी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित उपाध्याय और मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और मैं अपने इस चैनल के थ्रू अपनी इस लर्निंग को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो यहाँ सबसे पहले इस फ्रेमवर्क को ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। इसे डिटेल में मैंने पहले एक वीडियो में कवर भी किया है, चाहे तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने सेम एक्सरसाइज फ्लेक्सी कैप फंड के एग्जाम्पल को लेकर के की थी। ये फ्रेमवर्क एक बहुत ही सिंपल मेथड पर आधारित है। सबसे पहले हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे टॉप 10 फंड चुनेंगे। उसमें से कुछ मैंडेटरी बेसिक हाइजीन पैरामीटर को लेकर के 5 फंड को एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद कुछ क्रिटिकल स्टैटिस्टिकल पैरामीटर के बेसिस पे टॉप 3 फंड चुनेंगे और एंड में टॉप 2 या 3 फंड डीप एनालिसिस करके चुनने की कोशिश करेंगे। ये सारा एनालिसिस मैं लाइव करके दिखाऊंगा और आप इसे साइड में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप ये एनालिसिस साइड बाय साइड जरूर कीजिए, जिससे कि आपको भी इस चॉइस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी हम ये आगे का एनालिसिस मॉर्निंग स्टार वेबसाइट में करते हैं। यहाँ पर मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी एंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट मोड चुना है और उसके बेसिस पे हम यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 31 फंड्स आते हैं। उस 31 फंड्स के अंदर मैंने उन्हें 10 ईयर के लिए जो एनालाइज रिटर्न है उसके बेसिस पे इनको सॉर्ट किया है, तो मुझे ये टॉप 10 फंड्स आ जाते हैं। कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि 10 साल का ड्यूरेशन बहुत लंबा है, उस ड्यूरेशन में हम ये एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। पर अगर हम स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की 2024 की रिपोर्ट को देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि एक साल की ड्यूरेशन में 54% ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करते हैं और यही परसेंटेज 10 साल की ड्यूरेशन में बढ़ करके 88% हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 12% ऑफ द फंड ही ऐसे हैं जो कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फंड की परफॉर्मेंस 10 साल के कम के ड्यूरेशन के अंदर इवैल्यूएट करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो इसमें फर्दर एनालिसिस करने के लिए मैं इनको सबसे पहले यहाँ पर इनके एक्सपेंस रेशियो को इवैल्यूएट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो फ्रैंकलिन इंडिया और यूनियन स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो लगभग 1% के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 0.6-0.7% तक या मैक्सिमम 0.8% तक एक्सपेंस रेशियो फॉर अ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एक्सेप्टेबल है, बट इफ़ इट स्टार्ट्स टचिंग टुवर्ड्स 1% इट बिकम्स वेरी हाई। तो यहाँ पर मैं उस बेसिस पे फ्रैंकलिन इंडिया और यूनियन स्मॉल कैप को अपने इस इवैल्यूएशन में से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं चुनूंगा जो है मैनेजर टेन्योर। यहाँ पर क्योंकि हम 10 साल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो अगर कोई भी मैनेजर का टेन्योर पिछले 1.5 से 2 साल या उसके आसपास है तो हम उसके पास परफॉर्मेंस को ढंग से इवैल्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये फंड मैनेजर जो पास परफॉर्मेंस है इसको आगे भी रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कुछ फंड जिनके मैनेजर टेन्योर काफी कम है मैं उनको निकालना चाहूंगा। यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप एंड कोटक स्मॉल कैप, इनके जो मैनेजर टेन्योर हैं वो काफी कम है, तो इन दोनों को भी मैं निकालना चाहूंगा। सो इस बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो 4 फंड रिमूव हो चुके हैं। अब मैं इसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस देखने की कोशिश
करूंगा कि 10 साल में तो अच्छा परफॉर्म किया है फंड, बट क्या ऑफ लेट उसकी परफॉर्मेंस में कोई एनॉमली दिखती है? तो यहाँ पर मुझे एनॉमली स्पेसिफिकली एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। बट अगर 3 इयर्स की ड्यूरेशन के अंदर और 1 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा लैगिंग दिखता है। इसी को अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप के डिटेल एनालिसिस पेज पर जाकर के देखने की कोशिश करते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आएगा। पिछले कुछ सालों के अगर ट्रेलिंग रिटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप कंटिन्यूसली पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर काफ़ी लैग कर रहा है। इसकी परसेंटाइल रैंकिंग लगभग 90 और 80 यानी कि वन ऑफ द लोएस्ट इन द कैटेगरी आ रही है। ये अपनी कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा है। सो दैट क्लियरली टेल्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस फंड। और स्पेसिफिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो कि आप लेटर ऑन समझ पाएंगे। 2020 ऑनवर्ड्स देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट हैज़ हैपेंड विद दिस फंड कि उसकी परफॉर्मेंस कभी भी वापस ढंग से रिकवर ही नहीं हो पाई है। सो इस बेसिस पे अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप को भी रिमूव करते हैं तो अपने टॉप 5 फंड मिल जाते हैं, जो है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, एचएसबीसी का स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए हम इसमें एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे जो होगा बेसिस ऑन अल्फा, बीटा एंड शार्प रेशियो। अल्फा ये बताता है कि अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में वो फंड कितना ज़्यादा या कम कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव में है इसका मतलब वो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, और अगर वो नेगेटिव में है इसका मतलब ये है कि वो अपने बेंचमार्क को ही अचीव नहीं कर पा रहा है। बीटा ये बताता है कि अपने बेंचमार्क के करस्पॉन्डिंग वॉलेटिलिटी कैसी है। अगर वॉलेटिलिटी कम है तो 1 से कम वैल्यू होगी, अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा होगा। और शार्प रेशियो ये बताता है कि कोई भी फंड अपने रिस्क के करस्पॉन्डिंग कितना रिवॉर्ड दे रहा है। इसका कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, बट जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतना वो बेहतर होगा। अगर हम इन 5 फंड के अंदर देखते हैं तो स्पेसिफिकली हमें दिखता है कि एचएसबीसी का फंड और डीएसपी स्मॉल कैप फंड जो है इन दोनों का अल्फा नेगेटिव में है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि पिछले 3 साल के ड्यूरेशन के अंदर ये फंड अपने बेंचमार्क को ही बीट करने में स्ट्रगल कर रहा है। बीटा इन सारे फंड्स का काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म है और कंट्रोल में है, तो वहाँ कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर शार्प रेशियो देखते हैं तो अगेन सेम वे एचएसबीसी का ये फंड और डीएसपी का फंड वही इंडिकेशन दे रहा है कि ये रिस्क के अगेंस्ट उतना रिवॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं। तो आई थिंक बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस हम इन दोनों फंड को इन स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे रिजेक्ट कर सकते हैं, और हम अपने टॉप 3 फंड इसके बेसिस पे चुन लेते हैं, जो कि है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पर इन तीनों फंड के थोड़े डिटेल में जाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये तीनों फंड काफी हद तक यूनिफॉर्मली इनका एसेट एलोकेशन है। ये आज के टाइम में फुली स्टॉक में इन्वेस्टेड है, 95% के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। कैश पोजीशंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, विच इज अ गुड साइन। अगर इनकी साइक्लिकल, सेंसिटिव और डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं तो काफी हद तक यूनिफॉर्म है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर इनकी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर भी देखते हैं तो अल्फा, बीटा एंड शार्प रेशियो भी काफ़ी सिमिलर हैं। दैट क्लियरली टेल्स कि हमारा ये जो चॉइस ऑफ टॉप 3 फंड था ये कुछ गलत नहीं था, बट इसमें थोड़ा सा और डीपर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और उनके इंडिविजुअल पेज में जाते हैं। सबसे पहले अगर हम निपॉन के स्मॉल कैप के पेज में जाने की कोशिश करते हैं और वहां देखते हैं उनका टर्नओवर परसेंटेज हमें ये बताता है कि कोई स्टॉक पिछले 1 साल के ड्यूरेशन में जो उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनमें से कितने परसेंटेज ऑफ द स्टॉक्स को वो रखता है और कितने परसेंटेजेस को निकाल देता है। यहाँ पर 22% निपॉन का है, जो ये बता रहा है कि वो सिर्फ 22% अपने स्टॉक्स को निकालते हैं। वहीं ये अगर एचडीएफसी का हम देखते हैं तो 10% टर्नओवर है, जो कि काफी कम है। इट मींस कि वो अपने स्टॉक्स पर लॉन्ग टर्म के लिए बेट कर रहे हैं। और वहीं अगर क्वांट फंड के अंदर हम जाते हैं तो रिपोर्टेड टर्नओवर लगभग 86% है। इट मींस पिछले 1 साल में उन्होंने अपने 86% ऑफ द स्टॉक्स को
अपने पोर्टफोलियो में से मूव आउट कर दिया है। ये कोई बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है और ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग रिस्क को इंडिकेट करता है। वापस अगर हम इसमें एक और पैरामीटर को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं जो कि है अपसाइड वॉलेटिलिटी मेजर और डाउनसाइड वॉलेटिलिटी मेजर। ये पैरामीटर हमें ये बताता है कि अपने इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग अगर पॉजिटिव मूव होती है, मार्केट अपने पीक पर है, तो क्या वो अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता है तो उसका अपसाइड परसेंटेज है वो 100 से ऊपर होगा, और अगर वो अपसाइड परसेंटेज जो है 100 से नीचे है, इसका मतलब वो पीक के टाइम पर अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। सेम हैपेंस विद डाउनसाइड ऑल्सो। मार्केट गिर रहा है और उस समय में उसका डाउनसाइड 100 से ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वो अपने बेंचमार्क से ज्यादा गिरता है, और एट द सेम टाइम अगर वो 100 से कम है, इसका मतलब है वो अपने बेंचमार्क से कम गिरता है। तो यही अगर हम पैरामीटर सबसे पहले निपॉन के लिए 10 इयर्स के ड्यूरेशन के अंदर देखते हैं, तो यहाँ हम पॉजिटिवली देख सकते हैं कि उनका अपसाइड 101 है। इसका मतलब ये है कि अपसाइड परफॉर्म करने पर वो अपने इंडेक्स से बेहतर कर रहे हैं। डाउन साइड में वो 84% है। दैट ऑल्सो टेल्स कि दे आर एबल टू मैनेज द रिस्क वेरी वेल। यही अगर हम एनालिसिस HDFC के लिए करके देखते हैं और ये पैरामीटर्स अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो उनका 10 इयर्स का अपसाइड परसेंटेज जो है वो 91% है, थोड़ा सा कम है 100% से। डाउन साइड काफी कंट्रोल्ड है और भी बेहतर है निपॉन के कंपैरिजन में 79% पर। तो ये भी एक काफी डिसेंट परफॉर्मेंस है, बट नॉट एज कंपेयर टू निपॉन। यही अगर हम क्वांट के लिए जाकर के देखते हैं तो हमें समझ में आता है उनका अपसाइड 79% पर है, जो थोड़ा सा कंसर्निंग है। इसका मतलब यह है कि थोड़ी सी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी वो लोग अपनाते हैं, और इसी का रीजन है कि डाउनसाइड भी उनका काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। अब इस एनालिसिस को थोड़ा सा और डीप देखने के लिए हम एक बात जानने की कोशिश करेंगे कि इनका डिफरेंट सेगमेंट्स में, यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मॉर्निंग स्टार में नहीं मिली, तो इसके लिए मैं इंड मनी के अंदर इसको डिटेल में समझने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं निपॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा तो 69% स्मॉल कैप में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। रूल ये है कि 65% मिनिमम इन्वेस्ट करना है, तो ये उसको काफी हद तक मैनेज कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यू कैन सी दैट कि वो काफी सेंसिबली मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर भी थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि शायद लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। वही अगर हम HDFC के अंदर देखते हैं तो ये काफी हद तक स्मॉल कैप पे बेट कर रहे हैं। 81% स्मॉल कैप में है और थोड़ा थोड़ा मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर है। और वही अगर हम क्वांट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर वो स्मॉल कैप के अंदर अगेन बेयर मिनिमम 67% रख रहे हैं, बट यहाँ सरप्राइजिंगली 23% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्ज कैप में कर रहे हैं, जो थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा। एक स्मॉल कैप फंड के लिए इतना लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टेड होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बताता है, और ये बताता है कि वो अपने एक शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्टॉक पे लॉन्ग टर्म बेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप समरी में देखते हैं तो निपॉन स्मॉल कैप फंड सबसे बैलेंस निकल करके आता है। उसका टर्नओवर रेशियो काफी मॉडरेट है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी बैलेंस्ड है अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। अपसाइड एंड डाउनसाइड वॉलेटिलिटी भी कम है और कंट्रोल में है। वहीं अगर क्वांट म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा हाई टर्नओवर रेशियो का थोड़ा सा इशू है, जिससे कि ट्रेडिंग रिस्क लगता है। इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को देखें तो एक इंडिकेशन आता है कि अपने शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा शायद रिस्की हो सकता है। वहीं अगर आपको पता हो तो लास्ट ईयर क्वांट म्यूचुअल फंड पर फ्रंट रनिंग का एक केस हुआ था और सेबी की इंक्वायरी अभी भी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांट फंड में कुछ मेजर इशू है, पर मैं थोड़ा केयरफुल रहना चाहूंगा। मैंने भी 2023 में क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, पर 2024 सितंबर में मैंने इसको पॉज कर दिया, क्योंकि मैं वाकई में वेट करना चाहता था कि इस इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आता है। वहीं अगर HDFC म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो वहां पर मुझे कोई ऐसा मेजर रिस्क दिखाई नहीं देता है। परफॉर्मेंस और डिफरेंट पैरामीटर काफी अच्छे हैं, बट निपॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़े से कम है। सो इवेंचुअली निपॉन स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप मेरी टॉप चॉइस होंगी। सो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने HDFC स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप में काफी लंबे टाइम से इन्वेस्ट किया है। HDFC स्मॉल कैप ने मुझे लगभग 28% के करीब एक्सायरा रिटर्न दिया है। वहीं SBI
स्मॉल कैप ने लगभग 23% का रिटर्न दिया है। मेरे कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में मुझे समझ में आ गया था कि SBI स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप हो रहा है, तो मैंने 2022 ऑनवर्ड्स इसमें फर्दर इन्वेस्ट करने बंद कर दिया था। मैंने देखा कि SBI स्मॉल कैप इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में मैंने एक थोड़ा अलग डिसीजन लिया और अपने ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट के थ्रू वहां स्मॉल कैप ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। अगर मैं पिछले 2 साल के रिटर्न को देखता हूं तो मुझे लगभग 23% का XIRR रिटर्न मिला है, जो कि ऑलमोस्ट SBI के रिटर्न के बराबर है। यहाँ पर मैं इंडेक्स को 100% फॉलो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बैड परफॉर्मेंस के रिस्क भी काफी कम हो जाते हैं। तो अगर मैं अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी को समराइज करूं तो 3 मेजर पॉइंट निकल के आते हैं। पहला ये कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी हाई होती है और फंड्स लॉन्ग पीरियड में गुड और बैड परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो ऐसे में रेगुलर वॉच करना बहुत जरूरी है। और अगर एक फंड 2 साल के पीरियड के अंदर कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो एक डिसीजन लेना जरूरी है कि हमें उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट पॉज कर देना चाहिए। अगर कुछ ड्रास्टिकली बदल रहा है, जैसे कि फंड मैनेजर चेंज हो गया है या परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई है और वो इंडेक्स के बराबर भी नहीं है, तो फंड स्विच करना भी कोई एक बहुत बुरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मॉल कैप स्पेस में सारा इन्वेस्टमेंट एक फंड के अंदर करना सेंसिबल नहीं है। स्मॉल कैप एक सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ा स्पेस है और वहां एटलीस्ट 2 फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप मार्केट की कवरेज को बढ़ा पाएंगे और एट द सेम टाइम अपने रिस्क को भी थोड़ा सा ऑफसेट करके रख पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना भी एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। तो एक अच्छे फंड के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना एक सेंसिबल स्ट्रेटेजी हो सकती है। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड या ETF दोनों ही रूट आप अपना सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो इस टॉपिक पर आप देख सकते हैं। अगर आप ETF के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगेगा, बट इस चैनल को सपोर्ट जरूर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और उस पर कमेंट करते हैं तो मुझे वाकई में बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।